स्वागत है आप सभी का आज की कक्षा में। मैं विजय लक्ष्मी। कक्षा 9वीं में सामाजिक विज्ञान में नवीन पाठ्यक्रम लगा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे इतिहास के पोर्शन में फ्रांस, रूस और जर्मनी के बारे में हमें पढ़ना है। तो विश्व का इतिहास जब हम स्टार्ट करने जा रहे थे, तब पिछले वीडियो में हमने एक तो विश्व के मानचित्र के बारे में जानकारी प्राप्त की और फ्रांस की क्रांति का अध्ययन प्रारंभ किया था। आप सभी ने देखा कि फ्रांस की क्रांति एक बड़ी घटना से प्रारंभ होती है 1789 में। 1789 में जब फ्रांस की एक क्रांति प्रारंभ हुई, उस समय हमने प्रथम वीडियो में या यूँ कहें पहली कक्षा में उसके कारणों के बारे में और क्रांति की प्रमुख घटनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा कर ली थी। और उसके बाद आज हम आगे अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आगे हम देखते हैं कि जब फ्रांस की क्रांति हुई, तब उस समय राजा का या राजतंत्र का शासन था। राजा बहुत निरंकुश थे। उन्होंने तीसरी एस्टेट का मतलब अवहेलना करनी शुरू कर दी थी, या कहें उसे महत्वहीन बना दिया था। इस कारण से आम जनता के असंतोष के कारण फ्रांस की क्रांति हमारे सामने आई और इसके बाद में राजा के ऊपर अंकुश लगाने के लिए फ्रांस के अंदर संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना देखने को मिलती है। तो आज हम फ्रांस के अंदर संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना को विस्तार से देख लेते हैं। तब देखिए कि जब 1789 में हमारी फ्रांस की क्रांति प्रारंभ हुई थी, उसके बाद में क्रांति हो गई और 1791 में नेशनल असेंबली ने संविधान की निर्माण की जो प्रक्रिया थी उसे पूर्ण कर लिया था। यूँ कह दें संविधान का निर्माण कर लिया था। अब यहाँ पर हम ये देखें कि सर्वप्रथम ये जो नेशनल असेंबली थी, इसका गठन कैसे हुआ या इसकी जो द्वारा बनाए गए संविधान में बना था, उसके अंदर किन का महत्वपूर्ण योगदान हमें देखने को मिला। तो यहाँ पर जिस समय फ्रांस की क्रांति खत्म हुई, उस समय वहाँ की जो कुल जनसंख्या थी वह लगभग 2 करोड़ 8 या 80 लाख थी। ठीक है ना। दो 2.8 करोड़ या यूँ कहें 2 करोड़ 80 लाख के आसपास यहाँ की जो कुल जनसंख्या थी वह थी। अब इस कुल जनसंख्या में से हमारे फ्रांस के अंदर सक्रिय मतदाता या यूँ कहें सक्रिय नागरिक जिसे कह सकते हैं, सक्रिय नागरिकों की जो संख्या थी वह कितनी थी? लगभग 40 लाख। ठीक है ना। यह कितने थे? 40 लाख के आसपास थे। और अब इन 40 लाख सदस्यों में से भी जो निर्वाचक मंडल था उसमें कुछ सदस्यों को लिया गया, कुछ को नहीं लिया गया। अब इनमें जो निर्वाचक मंडल बना उसके अंदर किन को लिया गया था? निर्वाचक मंडल के अंदर केवल उन्हीं सदस्यों को लिया गया जो एक दिन में 3 मजदूरों की मजदूरी के बराबर कर देते हों। अब यहाँ पर यह बात इसलिए आपको विशेष रूप से बताई जा रही है क्योंकि जो पहले क्रांति हमने पढ़ी है उसके अंदर क्रांति का एक बहुत बड़ा कारण ये था कि शासन में केवल कुलीन वर्ग का ही वर्चस्व बढ़ता जा रहा था। और यहाँ पर जो हमारा निर्वाचक मंडल आ रहा है, जिसमें लगभग 50,000 व्यक्ति, और वो भी क्या? केवल पुरुष। यह एक महत्वपूर्ण बात है कि फ्रांस की क्रांति में निर्वाचक मंडल में केवल पुरुष सदस्य थे। महिलाएं अथवा बुजुर्ग व्यक्तियों को इसमें शामिल
नहीं किया गया था, यानी कि महिलाओं को विशेष रूप से हम ध्यान रखें कि महिलाएं इसमें नहीं थी। इनकी संख्या 50,000 थी और इनकी एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी कि उच्च कोटि के करदाता हों। अब यहाँ पर इनके उच्च कोटि के करदाता से क्या मतलब था कि कम से कम 3 मजदूरों की मजदूरी के बराबर, ये एक दिन की जो मजदूरी होती है वो 3 व्यक्तियों की मजदूरी हो उसके बराबर कर देते हो, यानी कि आर्थिक रूप से कुलीन और संपन्न हो। तो यह हमारा एक निर्वाचक मंडल बनकर सामने आया। इस निर्वाचक मंडल ने ही आगे जाकर के नेशनल असेंबली का चुनाव किया, ठीक है ना। जिस नेशनल असेंबली ने हमारा फ्रांस का संविधान बनाया था, उस फ्रांस के संविधान को बनाने वाली नेशनल असेंबली का गठन किस प्रकार हुआ, यह हम देख रहे हैं। देखिए, जब क्रांति खत्म हुई थी उस समय कुल जनसंख्या थी 2.8 करोड़, सक्रिय नागरिक इसमें थे 40 लाख, यानी कि युवा वर्ग। और इन्हीं सक्रिय नागरिकों में से जो निर्वाचक मंडल में चुने गए थे वो थे 50,000 पुरुष। और इन 50,000 को चुनने का आधार क्या था कि ये उच्च कोटि के करदाता होने चाहिए। अब ये जो निर्वाचक मंडल था इसने नेशनल असेंबली का गठन किया था, ठीक है ना। समझ में आ गया ना नेशनल असेंबली कैसे गठित हुई थी। अब ये निर्वाचक मंडल नेशनल असेंबली के साथ साथ एक जगह और निर्वाचन का काम करता था, वो था न्यायाधीश का जो पद था ना। अब ये बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि क्रांति के बाद न्याय व्यवस्था को राजा के अधिकार क्षेत्र से थोड़ा अलग हटा दिया गया था। पहले क्या था, क्रांति से पूर्व जब राजा था वही एक सर्वोच्च न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहा था, लेकिन अब यहाँ पर नेशनल असेंबली जो है ये निर्वाचक मंडल जो है ये नेशनल असेंबली का भी चुनाव कर रहा है और न्यायाधीश का भी चुनाव कर रहा है। नेशनल असेंबली के अंदर हमारे जो कुल सदस्य थे ये थे 745, ठीक है ना। अब ये 745 सदस्यों को गठित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। नेशनल असेंबली बनाने का प्रमुख उद्देश्य ये था कि यह राजा की शक्तियों को सीमित करने का कार्य करेगी। राजा यदि कोई भी निरंकुशता वाला काम करता है तो उसके ऊपर अंकुश लगाने का काम हमारी नेशनल असेंबली कर सकते हैं, यानी कि राजा की शक्तियों को सीमित करना, यह इसका प्रमुख उद्देश्य था कि राजा की निरंकुशता को कम करना भी कह सकते हैं या राजा की शक्तियों को सीमित करना भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारी जो नेशनल असेंबली थी यह राजा और उसके मंत्रियों को स्वच्छंदता पूर्वक कार्य करने से रोकती थी, उनके ऊपर अंकुश लगाती थी और जनता के प्रतिनिधि के रूप में भी हमारे सामने यह आई थी। अब हम देखते हैं कि इस नेशनल असेंबली ने जो संविधान बनाया था, इस संविधान में हमने जनता को कुछ अधिकार दिए थे। इन अधिकारों के कारण ही हमारी फ्रांस की क्रांति जो है मुख्य रूप से इतिहास का एक अविस्मरणीय अंग बन गई है। कारण ये था कि मानवाधिकारों की मांग सर्वप्रथम फ्रांस की क्रांति से ही उभरकर हमारे सामने आती है और इन्हीं मानवाधिकारों को फ्रांस की क्रांति के अंदर जो संविधान बना था उसके अंदर देने का प्रयास किया गया था। तो फ्रांस के संविधान द्वारा जो अधिकार प्रदान किए गए थे एक बार हम उनको देख लेते हैं। जो फ्रांस का संविधान था उसको नेशनल असेंबली के द्वारा गठित किया गया था और इसने जनता को 3 अधिकार मुख्य रूप से दिए थे, जिनमें एक था जीवन की रक्षा का अधिकार, दूसरा था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और तीसरा था कानून के समक्ष समानता का अधिकार। ये हमारी फ्रांस की क्रांति में जब संविधान बना था तो संविधान द्वारा प्रदत्त प्रमुख अधिकार थे।
और तीसरा था कानून के समक्ष समानता का अधिकार। तो इस प्रकार से जो फ्रांस के नेशनल असेंबली ने संविधान का निर्माण किया, उस संविधान के अंतर्गत फ्रांस की जनता को जीवन की रक्षा का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और कानून के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान किया गया था। तो इन अधिकारों को प्राप्त करके जो फ्रांस की जनता थी उसने एक बार की राहत की सांस ली। लेकिन इसी संविधान के बनने के बाद की कुछ घटनाओं को हम पढ़ें तो एक व्यक्ति का नाम हमारे सामने आता है जिनका नाम था जियां पाल मरा। और इन्होंने एक अखबार का संपादन किया था जिसका नाम था लामी द पपल, जिसका हिंदी में अर्थ अगर देखा जाए तो होता है जनता का मित्र। इन्होंने अपने विचारों के द्वारा यह बात कही कि यह जो व्यवस्था है संवैधानिक राजतंत्र, यह केवल एक टेम्परेरी व्यवस्था है और यह केवल तभी तक के लिए चल रही है जब तक कि जनता में इसका विद्रोह करने की हिम्मत वापस से नहीं आ जाती है या सामर्थ्य नहीं आ जाती है, या एक तरह से ऐसे भी कह सकते हैं कि जब तक जनता इसे बर्दाश्त कर रही है तब तक। इसका कारण ये था कि जियां पाल मरा ने यह रियलाइज़ किया कि जो राजतंत्र था पहले, उसके अंदर क्रांति के कारण क्या था, एक संपन्न वर्ग का प्रभुत्व बढ़ते जाना। और जो अब नेशनल असेंबली गठित हो रही है इसमें भी कहीं ना कहीं यह एक कमी जो थी यह रह गई थी, क्योंकि निर्वाचक मंडल जो था वह उच्च कोटि के करदाताओं से बना था, यानी कि संपन्न व्यक्तियों द्वारा बना था। और संपन्न व्यक्ति यदि अभी भी प्रभाव में है तो निश्चित रूप से यह अपने स्वार्थों की सिद्धि करना प्रारंभ करेगा, यानी कि जनता को पुनः असंतोष का सामना करना पड़ेगा। और इसी बात को जियां पाल मरा ने अपने न्यूज़पेपर के ज़रिए जनता में फैलाना शुरू कर दिया कि यह जो व्यवस्था हमने प्राप्त की है यह स्थायी नहीं है। और इसी स्थायी नहीं होने के कारण उसने यह घोषणा पहले ही कर दी थी कि यह केवल टेम्परेरी व्यवस्था है, आगे जाकर के पुनः क्रांति का आगाज़ होगा। तो इस प्रकार से एक कारण तो ये था कि भाई जनता के सामने वापस से कुलीन वर्ग का ही वर्चस्व उभर कर आ गया था। एक अन्य कारण और देखने को मिलता है कि जब यह व्यवस्था हमारे सामने आती है तब जो राजा था उसके अधिकार सीमित हो गए, राजा के शान शौकत में कमी आ गई, राजा के विलासिता में कमी आ गई। अब राजा का प्रभाव कम हो गया था। निश्चित रूप से किसी व्यक्ति का प्रभाव कम होता है तो वह अपना प्रभाव पुनः जमाने का प्रयास करता है, और यही स्थिति इस समय फ्रांस के राजभवनों में भी चल रही थी। फ्रांस के राजा अपने पड़ोसियों से संपर्क कर रहे थे इस प्रयास के लिए कि वे अपने प्रभाव को पुनः अपनी जनता पर बनाए रख सकें। और उनके इन प्रयासों से पहले ही अप्रैल 1791 में ऑस्ट्रिया व प्रशा के विरुद्ध नेशनल असेंबली ने युद्ध की घोषणा कर दी। अब देखिए, राजा चाह रहा था कि हमारे पड़ोसी मेरे साथ मिलें और मेरी जनता के ऊपर मेरा प्रभाव बनाए रखने में मेरा सहयोग करें। और जो नेशनल असेंबली गठित हुई थी जिसने संविधान का निर्माण किया था उसने इस बात को पहले ही भांप लिया था कि यदि जल्दी ही पड़ोसियों को राजा के प्रभाव से मुक्त नहीं किया गया तो पड़ोसी और राजा मिलकर के पुनः हमारी इस व्यवस्था को कुचल देंगे। और इसी कारण से उन्होंने अपने पड़ोसी ऑस्ट्रिया और प्रशा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। कब कर दी? अप्रैल 1791 में। तो यह जो अप्रैल 1791 में ऑस्ट्रिया और प्रशा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा हुई, इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्यों ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कारण ये था कि इन्होंने इसे एक निजी युद्ध की तरह लिया और अपने प्रभाव को दिखाने का एक अवसर देखा इसमें। और इस युद्ध के अंदर सारी जनता ने बहुत जोश के साथ अपना योगदान दिया। जब यह युद्ध प्रारंभ हुआ
उस समय की सामाजिक स्थिति पर एक दृष्टि डालें तो युद्ध प्रारंभ होते ही देश के जितने भी युवा और पुरुष वर्ग थे वो सारे युद्ध में संलग्न हो गए और सामाजिक स्थिति की सारी जिम्मेदारी महिलाओं पर आ गई। तो यहाँ पर हम देखें एक नज़र महिलाओं की, तो ये जो तीसरा वर्ग था, मध्यम वर्ग या यूँ कहें निम्न वर्ग, इसकी महिलाएं बहुत सक्रिय थीं। ये महिलाएं बेरोजगार नहीं थी, यह महिलाएं कार्य करती थी। और जब युद्ध प्रारंभ हुआ तब देश के सभी युवा पुरुष व्यक्ति युद्ध में लग गए, तो परिवार की जिम्मेदारी इन्हीं महिलाओं के कंधों पर आ गई और इन महिलाओं ने अपनी इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। और ये महिलाएं अपने काम के द्वारा, ये महिलाएं काम क्या करती थी, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, हाथ करघा का जितना भी कुटीर उद्योगों का कार्य था वो ये करती थी, या संपन्न परिवारों के अंदर घरों में कार्य करने जाती थी। इस प्रकार के कार्य ये महिलाएं कर करके अपने परिवार और बच्चों का भरण पोषण करने में सक्षम थी। और ये महिलाएं अब थोड़ी जागरूक भी हो गई थी राजनीतिक दृष्टि से। ये महिलाएं अपने संगठन बनाने लगी थी, राजनीतिक चर्चाओं में भाग लेने लगी थी, देश की स्थिति पर नज़र रखने लगी थी। तो इस प्रकार से समाज और अपने परिवार को जागरूक करने का कार्य भी ये महिलाएं कर रही थी। तो फ्रांस की क्रांति में महिलाओं की भूमिका को भी नकारा नहीं जा सकता है। ये महिलाएं अपने योगदान से समाज और राष्ट्र को आगे बढ़ा रही थीं। अब देखिए कि फ्रांस की इसी क्रांति के समय मार्सिले था फ्रांस का राष्ट्रीय गान, जिसे कि रोजेट द लाइल, मार्सिले जो कि फ्रांस का राष्ट्रीय गान था, इसको लिखा था रोजेट द लाइल। इन्होंने इस गीत की रचना की और यह गीत बहुत अधिक प्रसिद्ध हो गया। अब इस गीत के बाद में महिलाओं की भूमिका को देखते हुए यह युद्ध निश्चित रूप से फ्रांस के पक्ष में रहा और आगे जाकर के फ्रांस के अंदर जो राजा था उसकी जो मंशा थी कि पुनः जनता पर अपना वर्चस्व स्थापित किया जाए या फ्रांस की जनता को पुनः राजा के अंडर में लिया जाए, वह जनता के सामने आ चुकी थी। और जो नेशनल असेंबली के अंदर एक धनाढ्य वर्ग का वर्चस्व था, इसको भी जनता ने भांप लिया था। तो अब यह व्यवस्था धीरे धीरे चरमराने लगी, या यूँ कहें कि इस व्यवस्था में भी परिवर्तन की मांग जनता करने लगी थी। और उसका परिणाम यह हुआ कि फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना उभरकर सामने आती है। कारण यह था कि राजा द्वारा जब अपने पड़ोसियों से संपर्क किया गया था युद्ध के लिए, तब उसे जनता ने राजद्रोह के रूप में देखा कि अपने ही देश की जनता के विरुद्ध यदि कोई राजा पड़ोसियों से संपर्क करता है या सहायता मांगता है, तो वह भले ही पद पर राजा के रूप में हो, किंतु यह एक राजद्रोह का कार्य है। तो इस प्रकार से जनता की इसी भावना ने फ्रांस के अंदर संवैधानिक राजतंत्र की जगह पर गणतंत्र को स्थापित करने का कार्य किया। तो अब हम देखते हैं कि फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र का उन्मूलन होकर के पुनः गणतंत्र की स्थापना किस प्रकार होती है। अब देखिए कि जब हम राजतंत्र के उन्मूलन की बात करते हैं, तब सबसे पहले हमारे समक्ष जो आता है वो आता है एक संपन्न वर्ग, जो कि उस समय समाज में अपना बहुत अधिक प्रभुत्व या वर्चस्व रखता था। अब हम देखते हैं कि फ्रांस के अंदर जब इस प्रकार की घटनाएं घट रही थी कि अपने ऑस्ट्रिया और प्रशा का युद्ध चला, उसके बाद में युद्ध में जो भी नतीजा निकला हो गया, जीत गए। उसके बाद में जनता के अंदर जो राजनीतिक गर्मा गर्मी थी वह बढ़ने लगी और जनता ने अनेक क्लबों का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। इनमें जो एक बहुत महत्वपूर्ण क्लब था वो था जैकोबिन क्लब।
यह एक फ्रांस के पादरी के नाम पर था और यह बहुत महत्वपूर्ण था। इसी क्लब का जो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था या यूँ कहें नेता था, वो था मैक्समिलियन रोबेस्पियर। मैक्समिलियन रोबेस्पियर इस जैकोबिन क्लब का नेता था। ठीक है ना, यह एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। इसके व्यक्तित्व के बारे में भी छोटा प्रश्न बनता है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे इसको। तो इस प्रकार से यह जो क्लब बन रहे थे, यह राजनीतिक चर्चा का केंद्र थे और इन्हीं क्लबों के द्वारा जनता अपनी राजनीतिक चर्चाओं को बहुत अधिक आगे बढ़ा रही थी। इन क्लबों में मध्यम वर्ग के सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। अब देखिए, इस समय एक पोशाक का नाम आता है हमारे सामने, जिसे कहते हैं ब्रीचेज। ये जो ब्रीचेज होता था, ये घुटनों तक का एक परिधान था, जो कि घुटनों से ऊपर तक ही पहना जाता था। इसमें घुटने दिखते रहते थे और यह कुलीन वर्ग के द्वारा पहना जाता था। यानी कि धनाढ्य व्यक्ति जो होते थे, वो जिस पोशाक को धारण करते थे, जो कि लगभग घुटनों तक की होती थी, उसका नाम था ब्रीचेज। तो यह जो मध्यम वर्ग के व्यक्ति थे, इन्होंने इस ब्रीचेज को देख करके एक निर्णय लिया कि हम, यानी कि जो मध्यम वर्ग के व्यक्ति हैं, वे धारीदार लंबी पैंट पहनना प्रारंभ करेंगे। यानी कि इन्होंने इस ब्रीचेज का बहिष्कार कर दिया एक तरह से। ठीक है ना, इस ब्रीचेज का इन्होंने क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया और धारीदार लंबी पैंट पहनना प्रारंभ कर दिया। निर्णय क्या, इसका परिणाम क्या निकाला, इसके ऑप्शन में इन्होंने धारीदार लंबी पैंट पहनना प्रारंभ किया और इस धारीदार लंबी पैंट पहनने के कारण इस वर्ग के व्यक्तियों को कहा जाने लगा सौकुलात। अब ये जो सौकुलात थे, ये मध्यम वर्ग के व्यक्ति थे, जिसका अर्थ होता है बिना घुटनों का। यानी कि जिसके घुटने नहीं थे, क्योंकि इनके द्वारा जो पैंट पहनी जा रही थी उसमें घुटने कवर हो रहे थे, दिख नहीं रहे थे, तो इसलिए इनको सौकुलात कहा जाने लगा। और जो कुलीन वर्ग था, वह जो पोशाक धारण करता था, वो थी ब्रीचेज। तो यह एक प्रकार से संकेत द्वारा जाहिर करना हो गया कि हम इस कुलीन वर्ग का बहिष्कार करके अपनी सत्ता स्थापित करेंगे। ठीक है ना, तो यह एक जैकोबिन क्लब के व्यक्तियों द्वारा लिया गया निर्णय था, जिसके कारण इन्होंने ब्रीचेज का बहिष्कार किया और सौकुलात के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब ये जो व्यक्ति थे, जो कि सौकुलात कहलाते थे, ये अपने सिर पर लाल रंग की टोपी भी धारण करते थे और उस समय लाल रंग की जो टोपी थी, वह स्वतंत्रता का प्रतीक मानी जाती थी। छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है कि लाल रंग की टोपी किस बात का प्रतीक थी, तो लाल रंग की टोपी स्वतंत्रता का प्रतीक मानी जाती थी। ठीक है ना, और इसे धारण कौन करता था, ये सौकुलात या यूं कहें मध्यम वर्ग के व्यक्ति। ठीक है, तो इसके अलावा भी और कई सारे ऐसे सिम्टम्स थे जिनको यह प्रतीकों के रूप में प्रयोग में लेते थे। कारण ये था कि जिस समय यह क्रांति हुई थी, उस समय फ्रांस की जो जनता थी वो बहुत अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी और पढ़ी लिखी नहीं होने के कारण उनको संवैधानिक बातों को समझाने का एक तरीका प्रतीकों को अपनाया गया था और इन्होंने टूटी हुई हथकड़ी के द्वारा स्वतंत्रता को, फिर 3 रंग का जो अपना एक परी का सा डिज़ाइन बना रखा था उसको अपनी राष्ट्रीय देवी के रूप में, और वाइट कलर की जो एक परी की स्थिति थी उसको न्याय के रूप में, कई चीज़ों को प्रतीकों के द्वारा समझाने का प्रयास किया था। उन्हीं में से एक प्रतीक था इनका लाल टोपी, जो कि स्वतंत्रता का प्रतीक थी। इसके बाद आगे जाकर के 10 अगस्त को ट्यूलेबिए, यानी कि एक किला था या यूँ कहीं एक महल था,
ट्यूलियबिए का महल था, इसके ऊपर मध्यम वर्ग ने आक्रमण किया। कब किया? 10 अगस्त को। 10 अगस्त को इन्होंने आक्रमण कर दिया और राज परिवार के सभी जितने अंगरक्षक थे उनको मार दिया और राज परिवार को बंदी बना लिया। इनको बंदी बना लेने के बाद में इन्होंने यहाँ पर गणतंत्र की स्थापना के लिए घोषणा की और 21 सितंबर 1792, अब देखिए यहाँ पर हमने पहले क्या पढ़ा था, 1791 में तो संविधान बना है और 1792 में उसका संशोधन हो ही गया है। घटनाएं बहुत तेजी से घटी हैं फ्रांस की क्रांति की। तो 1792 में इन्होंने गणतंत्र की स्थापना की घोषणा कर दी थी। फ्रांस में राजा परिवार को बंदी बना लिया गया, कारागार में डाल दिया गया और 21 सितंबर 1792 को फ्रांस के अंदर, अब देखिए यहाँ पर गणतंत्र से आप यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको एक बार के लिए बता देते हैं कि गणतंत्र की शासन व्यवस्था में जो शासन का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है वह जनता द्वारा निर्वाचित होता है। यानी कि यहाँ पर अब कोई वंशानुगत पदाधिकारी नहीं थे। राजा या उसके राज परिवार का वर्चस्व सरकार में समाप्त हो चुका था। तो फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना यानी कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा चुनी गई सरकार की स्थापना हुई। और इसमें एक परिवर्तन और किया गया कि जो नेशनल असेंबली थी उस समय उसका निर्वाचक मंडल बन रही थी और केवल कुलीन व्यक्ति ही नेशनल असेंबली में आ रहे थे। उसके स्थान पर अब 21 वर्ष से अधिक उम्र के सभी पुरुषों को मताधिकार का अधिकार दिया गया। यहाँ पर अब देखिए 21 वर्ष से अधिक उम्र के सभी पुरुषों को, चाहे वे गरीब हों, अमीर हों, कुलीन वर्ग से हों या मजदूर वर्ग से हों, चाहे वे टैक्स पे करते हों या ना करते हों, चाहे उनके पास कोई संपत्ति हो या ना हो, चाहे वे पढ़े लिखे हों अथवा ना हो, किसी भी स्थिति में कोई भी फ्रांसीसी नागरिक यदि 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है तो उसे मताधिकार का अधिकार दिया जाएगा। ठीक है ना। तो यह एक व्यवस्था में परिवर्तन हुआ जिसके द्वारा समानता की स्थापना देखने को मिलती है। फ्रांस की जनता में सभी को सरकार बनाने के लिए समान अधिकार दिए गए मताधिकार के द्वारा और गणतंत्र की स्थापना 1792 में फ्रांस में देखने के लिए मिलती है। अब इसके आगे फिर जो लुई 14वां था उसके ऊपर मुकदमा चला और उस मुकदमे के अंतर्गत उसे मृत्युदंड की सजा दी गई। ठीक है ना। कारण क्या था? राजद्रोह का मुकदमा चला था इस पर, क्योंकि इसने अपने पड़ोसियों से संपर्क किया था अपने ही देश की जनता का दमन करने के लिए। तो इस कारण से जब राजा को भी इन्होंने अपनी न्याय व्यवस्था के अंतर्गत मुकदमा चला करके दंडित किया तो निश्चित रूप से जनता में यह विश्वास बन गया कि अब न्याय व्यवस्था निष्पक्ष होगी और सरकार बनाने के लिए सभी को समानता का अधिकार मताधिकार के द्वारा प्रदान किया गया। और इस प्रकार से हमारी फ्रांस की क्रांति थोड़े सकारात्मक चरणों के साथ आगे बढ़ते हुए जनता को उनके मानवाधिकारों को प्रदान करने में सफल दिखाई देती है। आगे हम इसकी अन्य घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए आप इतने अध्याय को पुनः पढ़ करके इसके नोट्स तैयार करेंगे और यदि कहीं कोई समस्या आती है तो पुनः पूछ लेंगे।